हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी शासन की स्थापना। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर भारत में जमाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले कंपनी ने इस काम के लिए एक इजाज़तनामा मांगा था। ये इजाज़तनामा लिया गया था महारानी एलिज़ाबेथ से, इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ से। ये समय था 1600 का, और तब एक कंपनी बनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको पूर्वोत्तर में यानी पूर्व के क्षेत्रों में, पूर्व के एरिया में व्यापार करने की इजाज़त मिली। इसका अर्थ ये था कि कोई और इंग्लैंड की कंपनी पूर्व की तरफ व्यापार नहीं करेगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की। और यहाँ पर हम मैप के द्वारा देखते हैं कि अकेले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ रुख किया था अपना। इनसे पहले भी बहुत सारी और भी कंपनियां थीं जिन्होंने इस तरफ यानी भारत और भारत के आसपास के एरिया में अपना कब्ज़ा बनाए रखने की कोशिश की। यहाँ से हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप से बहुत सारी जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कंपनियां यहाँ से आईं, और यहाँ से आने के बाद अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आगे भारत की तरफ बढ़ी। साथ ही साथ ब्रिटेन की कंपनी भी भारत आई। उसने केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का हिस्सा है, आगे चल के भारत में अपने व्यापार स्थापित किए। सबसे पहले अगर हम बात करें 1498 की, तो 1498 में खोज हुई थी कालीकट की, जो भारतीय बंदरगाह है, उसकी खोज हुई। और ये खोज की बेसिकली वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली था। तो इसलिए सबसे पहले अगर किसी ने भारत पर अपने कदम रखे, किसी विदेशी ने, तो वो था पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अपने कदम रखे, और साथ ही साथ उसके बाद आए डच, उसके बाद आए फ्रांसीसी। इस तरीके की व्यापारिक संभावनाएं इस समय तक बनने लगी थी। साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि सबसे आखिरी में आने वाली जो कंपनी थी वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ये जो कंपनियां थी वो प्रतिस्पर्धा में थी। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि सारी की सारी कंपनियां एक जैसा माल खरीदती थी। सभी कंपनियां एक जैसा माल खरीदती थी, जैसे काली मिर्च, जैसे बारीक सूती कपड़ा, मसाले, इन सब का व्यापार करती थी। और क्योंकि इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जितनी भी कंपनियां थीं वो सभी प्रतिस्पर्धा में थीं और इस तरह के काम करती थी। अब क्या होता था, क्योंकि एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तकरीबन समय लगता था, मतलब एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत लंबा समय लगता था। ये कह सकते हैं कि कई महीने लग जाते थे, 6 से 8 महीने लग जाते थे इस तरह से यात्रा करने में। तो क्या होता था, जब कोई कंपनी अपने जहाज़ों पर सामान खरीद कर अपने जहाज़ों पर जब सामान रख देती थी, तो दूसरी जो कंपनियां होती थी वो उसके सामानों को, उसके जहाज़ों को डुबा दिया करती थी, ताकि इस तरह से प्रतिस्पर्धा में मार्केट में वो अपने सामान बेच सकें। यूरोप की मार्केट में वो अपने सामान को बेच सकें, तो एक दूसरे के जहाज़ों को डुबा दिया करते थे। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी इनमें बहुत ज़्यादा स्थापित हो पाई तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे अपने आप को स्थापित किया। उसने सबसे पहले वेयर हाउसेस खरीदे। वेयर हाउसेस ये फैक्टर भी कहलाते थे। इन्हें फैक्टर कहा जाता था, यानी फैक्ट्री के वेयर हाउसेस होते थे। यहाँ पर बेसिकली जितना निर्यात किया जाने, मतलब जो सामान यहाँ से यूरोप जाने वाला है, उन सामानों को खरीदकर फैक्टर में रख दिया जाता था। ये थी बात 1651 की। लेकिन जैसे ही 1696 में कुछ और बदलाव हुए, कंपनी ने धीरे धीरे जहाँ उसके वेयर हाउसेज हुआ करते थे उनकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी, यानी उनकी किलाबंदी करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन्हीं गाँव को रिश्वत देकर 3 गाँव खरीद लिए। मतलब गाँव को रिश्वत दिया और बेसिकली 3 गाँव उन्होंने खरीद लिए, जिसमें से एक गाँव था, उसका नाम था कालीकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कंपनी ने बहुत सारे फरमान, जो मुग़ल शासकों के द्वारा थे, बहुत सारे फरमान का मतलब होता है शाही आदेश,
बहुत सारे शाही आदेश प्राप्त कर लिए कि वो बिना शुल्क के भी व्यापार कर सकते हैं, यानी बाकी की कंपनियों पर जो शुल्क लगाया जा रहा है ऐसा कोई भी शुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं लगाया गया। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो निजी तौर पर व्यापार करने वाले जो कुछ लोग थे, जो निजी तौर पर व्यापार करने के लिए आते थे, जिनका अपना एक इंडिविजुअल काम करना चाहते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे शुल्क देना यानी टैक्स देना बंद कर दिया, जिसका आगे विरोध किया गया। किसने विरोध किया? बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इनका विरोध किया। मुर्शिद कुली खान का विरोध इतने बड़े लेवल पर नहीं था, लेकिन आगे चलकर अलीवर्दी खान ने भी इसी बात का विरोध किया, क्योंकि टैक्स नहीं दे रहे थे कोई भी। पहले तो कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी, अब निजी लोग भी टैक्स नहीं दे रहे थे। जो भी यूरोप से आते हुए लोग थे, जो विदेशों से आ रहे थे, वो टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन आगे चलकर सिराजुद्दौला ने इस पर काफ़ी बड़ा कदम उठाया। उसके कदमों में मतलब जो भी उसने कदम उठाए वो बड़े ही ड्रास्टिक परिवर्तन वाले थे। सबसे पहले तो उसने कंपनी को कोई भी रियायत देने से मना कर दिया। जो फालतू के ये फरमान जारी हो रहे थे, इन सबको उसने मना कर दिया। साथ ही साथ उसने नजराने भी मांगे। नजराने का मतलब हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। नजराने का मतलब होता है कंपनी के द्वारा अपने ढंग से कर वसूलना, कंपनी के द्वारा अपने ढंग से कर वसूलना, तो वो था नजराना। नजराना कोई स्थायी नहीं होता था। साथ ही साथ उसने सिक्के ढालने का भी अधिकार छीन लिया। कंपनी जो सिक्के ढाल रही थी अपने, उसका अधिकार छीन लिया। साथ ही साथ कंपनी जो बार बार किलेबंदी करती थी, किलेबंदी को भी समाप्त कर दिया। अब कंपनी को इस बात पर बहुत बुरा लगा और कंपनी ने जवाब में क्या कहा कि ये जो फालतू के टैक्सेस लिए जा रहे हैं, कंपनी का व्यापार उनसे ख़राब हो रहा है, यानी कंपनी का व्यापार उनसे प्रभावित हो रहा है। इस वजह से कंपनी कोई भी टैक्स नहीं चुकाएगी। साथ ही साथ उसने सिराजुद्दौला के लिए बहुत सारे अपमानजनक, उसकी बेइज्जती करने वाले पत्र लिखे। जवाब में सिराजुद्दौला ने एक बार फिर से बहुत कठोर कदम उठाए और उसने कासिम बाज़ार में, ये स्थान ध्यान रखें, कासिम बाज़ार में एक फैक्ट्री थी, उस पर ताला लगा दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। और साथ ही साथ कलकत्ता की जो फैक्ट्री थी, यानी फैक्टर वेयर हाउसेस थे, उनको भी उसने अपने कब्ज़े में ले लिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे? अभी तो उनकी शुरुआत हुई थी और अभी सिराजुद्दौला की वजह से वो रुक तो नहीं सकते थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये कदम सिराजुद्दौला के खिलाफ था। ये क्या कदम था? हम ये मानते हैं कि कंपनी अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती थी। कंपनी अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो ये समय था 18वीं शताब्दी का, और इस 18वीं शताब्दी के समय में कंपनी और बंगाल के जो बहुत सारे नवाब थे, उन सब के बीच में आपस में टकराव करना चाहते थे, क्योंकि कंपनी की शुरू से ही एक पॉलिसी थी, फूट डालो और राज्य करो की पॉलिसी। और इसी की वजह से हम ये देखते हैं कि ये इस फूट डालने की वजह से ही पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, ऐसे ऐसे करके सब नवाब बने थे। और हम ये देखते हैं कि जब कंपनी ने रियायत, मतलब जब सिराजुद्दौला ने रियायत देने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी से नजराने मांगने शुरू हुए, कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी घटना हुई और ये घटना थी 1757 की घटना, और ये थी प्लासी के मैदान में घटी, जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। ये बेसिकली सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो कि जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक सेनापति के तौर पर यूँ कहें कि कमान संभाली थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ मिलकर प्लासी के मैदान में एक लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई निर्णायक साबित हुई, क्योंकि इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब हम यहाँ पर कुछ खास बातें देखते हैं। एक भयानक लड़ाई हुई और ये लड़ाई प्लासी की लड़ाई के नाम से जानी गई। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले
यहाँ पर इस गुटबंदी को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर एक मीर जाफ़र नाम का सेनापति था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला के सेनापति ने यानी मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला की मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी हार हुई, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। और जीत जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना तो उसके अंदर एक नई फीलिंग सी आने लगी, मतलब उसके अंदर राजा बनने वाली फीलिंग आने लगी। अब वो अपनी प्रजा की कैसे मतलब प्रजा के खिलाफ कैसे जा सकता था, उसे अपनी प्रजा के साथ रेपुटेशन भी चाहिए थी। इस वजह से मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का अपोज़ करना शुरू कर दिया। वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट उसने जाना शुरू कर दिया, उनके विपरीत बात करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये भी बहुत गड़बड़ बातें हो रही हैं। तो उसके बाद मीर जाफ़र के बाद उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया। अब मीर कासिम के साथ भी सेम सिचुएशन होने लगी। तो इसके बाद एक बार फिर से रॉबर्ट क्लाइव को 1774 की लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये लड़ाई कहलाई बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद एक बार फिर से मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र नवाब बने, और मीर जाफ़र नवाब बनने के बाद 5 लाख रुपए की अदायगी करनी पड़ी मीर जाफ़र को कंपनी के साथ, यानी कंपनी को 5 लाख रुपए चुकाने पड़े। लेकिन एक बार फिर से मीर जाफ़र के साथ दिक्कतें आने लगी। मीर जाफ़र अपना काम नहीं कर पा रहे थे, या वो कहीं ना कहीं कंपनी का अगेंस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ये घोषणा की कि अब हम स्वयं ही नवाब बनेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब हम स्वयं ही नवाब बनेंगे, और इसका प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटेन से जो पहले सोने की निकासी हुआ करती थी वो बंद हो गई, क्योंकि बंगाल की इतनी बड़ी रियासत जब उनके हाथ में आ गई तो उन्होंने बंगाल से बेहिसाब वसूली करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा होने लगा कि कंपनी अपने खर्चे यहीं रहकर उठा सकती थी। उसे कहीं बाहर से अपने खर्चे उठाने के लिए किसी और अन्य रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ उसने रियासतों में, जो छोटी मोटी रियासतें होती थी ना, उसमें अपने रेजिडेंट अपने जो क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उन्हें वहाँ पर स्थापित करना शुरू किया। शुरू में ये रेजिडेंट रियासतों की मदद किया करते थे, लेकिन बाद में चलकर ये रेजिडेंट रियासतों में दखल अंदाज़ी देने लगे, और दखल अंदाज़ी देने के साथ साथ एक और पॉलिसी यहाँ पर सामने आती है, और वो पॉलिसी कहलाती है सहायक संधि की पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत बेसिकली किसी भी शासक को जो सहायक संधि को ऑप्ट करता था, जो सहायक संधि को लेता था, उस शासक को अपनी सेनाएं रखने की इजाज़त नहीं होती थी। वो कंपनी की सेना को रखता था, और कंपनी की सेना के साथ एक समस्या ये थी कि उस सेना का पूरा रखरखाव रखना पड़ता था। अगर कहीं भी चूक हो जाती थी तो पूरा का पूरा जो रियासत थी वो कंपनी के कब्ज़े में आ सकती थी। तो अब हम ये देखते हैं धीरे धीरे इन रेजिडेंटों के दखल अंदाजी की वजह से बहुत सारे और जो राजा महाराजा थे उनकी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में चली गई। इनमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था रिचर्ड वेलेस्ली। ये जो रिचर्ड वेलेस्ली ये गवर्नर थे। गवर्नर के समय में अवध के जो नवाब थे उन्होंने भी ऐसे ही सहायक संधि उनके ऊपर थोपी गई थी, जिसकी वजह से अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा। आगे चलकर हम देखते हैं मैसूर के साथ भी एक बहुत बड़ी जंग हुई, क्योंकि मैसूर के जो सुल्तान थे हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, ये बड़े ही अलग ढंग से काम करते थे। क्योंकि टीपू सुल्तान, जिनको शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कई कदम उठाए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। जैसे जो इनका व्यापार चलता था मालाबार तट की तरफ, उस व्यापार को इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ समाप्त कर दिया। क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, इसलिए फ्रांसीसियों ने इन्हें आधुनिक हथियार दिए, आधुनिक हथियारों से लैस किया, ताकि ये अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर सकें। साथ ही साथ कंपनी के साथ जो व्यापार था उसे टीपू सुल्तान ने रोक दिया। आगे चलकर अंग्रेज़ इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 4 लड़ाइयों में 1767 से लेकर 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99, 1799 की आखिरी लड़ाई थी जो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ख़त्म हुई, और इसमें टीपू सुल्तान मारे गए। और पूरा का पूरा जो राज्य था, मैसूर जो था, वो अंग्रेज़ों ने पुराने राजवंश वोडियार के हाथों में दे दिया था। जो पुराना राजवंश था वोडियार के हाथों में दे दिया था। लेकिन याद रखें, वोडियार के हाथों में यूं ही नहीं दिया था, उसके ऊपर भी सहायक संधि को थोप दिया था। वोडियार के ऊपर भी सहायक संधि थोप दी थी।
यानी अब आप समझ सकते हैं कि वो अपनी सेनाएं इंडिविजुअल सेना नहीं रख सकते, कंपनी की ही सेना रख सकते हैं। आगे चलकर कुछ ऐसी लड़ाइयाँ मराठाओं के साथ भी हुई। एक्चुअली मराठा 1761 में मराठा जो थे वो उनकी शक्ति काफ़ी क्षीण हो गई थी, क्योंकि मराठा लगातार लड़ते जा रहे थे। वो उत्तर भारत की तरफ अपना प्रभाव स्थापित करना चाह रहे थे और साथ ही साथ मराठा कई भागों में बट भी गए थे। हालांकि ये सुनते तो थे पेशवा पुणे की, जो इनके नेता थे, लेकिन ये 4 भागों में बट गए थे, जैसे सिंधिया, जैसे होलकर, गायकवाड़, भोसले। इनको कन्फेडरेसी कहा जाता था। यानी हालांकि ये लोग अलग अलग शासन तो करते थे, लेकिन ये पेशवा जो पुणे में रहते थे, पेशवा उनके अंडर में शासन करते थे। जब मराठाओं की शक्ति ज़्यादा प्रबल होने लगी, मराठा उनके बीच में इंटरफेयर करने लगे अंग्रेज़ों के बीच में, तो अंग्रेज़ों की मराठाओं के साथ भी महान जंग हुई। मराठाओं की ये इतनी बड़ी सेना, जिसमें भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया सभी शामिल हैं, उन सभी को इन्होंने हराया। और ये लड़ाई 3 चरण में हुई, 1782 से एक 1782 में, 17 फिर 1803 से 5 के बीच में, और 1817 से 19 के बीच में। लेकिन 1817 से 19 के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई, और इस जीत के साथ जो पेशवा थे, जो पहले पुणे में रहते थे, उन्हें कानपुर बिठूर भेज दिया गया। बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में। तो उन्हें कानपुर बिठूर भेज दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने मराठाओं को भी ख़त्म कर दिया, मराठाओं को बिल्कुल छीण कर दिया, वो दोबारा उठने के लायक नहीं रह पाए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड हॉस्टिंग्स, मतलब धीरे धीरे नई नई पॉलिसी आ रही हैं, नए नए गवर्नर आ रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। तो इन नई पॉलिसीज़ में एक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स की पॉलिसी थी जिसका नाम था सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति का अर्थ है कि जिस तरह से ये धीरे धीरे सभी रियासतों को हराते जा रहे थे, तो इनके अंदर एक बहुत भारी कॉन्फिडेंस आता जा रहा था, और अंग्रेज़ खुद को सर्वोच्च मानने लगे थे। इसी बीच में अंग्रेज़ों की टक्कर छोटी छोटी रियासतों से भी हुई, जिनमें से एक रियासत थी कित्तूर, कर्नाटक की। कर्नाटक की जो महारानी थी, जिनका नाम था रानी चेन्नम्मा, उन्होंने अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि उनकी मृत्यु हुई 1824 में, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के बाद भी जो उनका चौकीदार था, जिसका नाम था रायन्ना ने इस विद्रोह को आगे तक जारी रखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भले ही वो लोग बड़ी बड़ी रियासतों का विलय करते जा रहे हों, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें भी थी जो अंग्रेज़ों को धूल चटा सकती थी। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का इस समय में बहुत बड़ा डर था, क्योंकि वो रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रूस एशिया में बहुत बड़े लेवल पर था, और कहीं भारत का उत्तर पश्चिम हिस्सा भी रूस अपनी चपेट में ना ले ले। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने अपना रुख उत्तर पश्चिम की तरफ करना चाहा, और उत्तर पश्चिम की तरफ जब उसने अपना रुख किया, तो उसने अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और वहाँ पर कंपनी ने खुद को स्थापित किया, और 1843 में उसने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। कश्मीर के एरिया यानी सिंध पर कब्ज़ा कर लिया, और साथ ही साथ उसने पंजाब पर भी कब्ज़ा किया है 1849 में। आगे चल के हम देखते हैं लॉर्ड डलहौज़ी की विलय नीति। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौज़ी, वो एक नए सिद्धांत के साथ भारत में आए, और उन्होंने कहा कि एक नई पॉलिसी जिसका नाम था विलय नीति, उसको अप्लाई किया। यानी अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी जो रियासत है वो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी में आ जाएगी। और इस रियासत के ज़रिए से सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, और नागपुर 1853, और झांसी 1854, अवध 1856 में विलय हो गया। इन सभी का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि लगातार धीरे धीरे कंपनी में रियासतों का विलय हो जाने के कारण कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोगों के मन में रोष तो उत्पन्न हो ही रहा है। आगे चलकर एक और वॉरेन हेस्टिंग्स नाम के गवर्नर जनरल आए। इनको बहुत इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि इन्होंने कुछ नई पॉलिसी को ईजाद किया। ये गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अपने
मतलब एक ग्रीडीनेस, एक लालचीपने से थोड़ा सा हट कर कुछ काम कर रहा है। न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए। इन्होंने न्याय व्यवस्था में फौजदारी और दीवानी दो प्रकार की अदालतों को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें दीवानी अदालत में जो मुखिया होते थे वो यूरोपीय कलेक्टर हुआ करते थे। अब कलेक्टर का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टर का मीनिंग ये था, उस वक्त तक कलेक्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट थी अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलेक्टर की एक बहुत बड़ी पोस्ट इसलिए बनाई क्योंकि कलेक्टर के अंडर में पर्टिकुलर क्षेत्र का राजस्व भी आता था, उसे राजस्व की देखरेख भी करनी होती थी, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो कलेक्टर के अंडर में बहुत सारा काम है, तो उसकी पोस्ट को बहुत बड़ा माना जाता था। और साथ ही साथ फौजदारी में आते थे स्थानीय काजी, मुफ्ती, यानी स्थानीय जो न्यायाधीश होते थे, जैसा कि पहले से रिवाज चला आ रहा था, तो उसे फौजदारी अदालतों में रख दिया और बाकी दूसरा दीवानी अदालतों में। अब हम यहाँ देखते हैं कि इससे बात बन नहीं पा रही थी क्योंकि जो निर्णय होते थे वो अलग अलग तर्क के आधार पर हो जाया करते थे। कभी कभी मतलब सिर्फ मतलब कभी कभार ऐसा भी होता था कि सिर्फ किन्हीं घटनाओं के आधार पर ही निर्णय ले लिए जाते थे, लेकिन ये सही नहीं था। तो इसलिए आगे चलकर गवर्नर जनरल ने एक पॉलिसी बनाई। उसने 1775 में 11 पंडितों को एक काम सौंप दिया। उसने कहा कि एक काम करो, आप सब ना अपने कानूनों का एक संकलन करो कि अगर न्याय दिया जाए तो वो किस आधार पर दिया जाता है, उन सभी का एक संकलन करो। तो एक बड़ी सी बुक बनाई गई और इस बुक का अनुवाद कराया गया और अनुवाद करने वाले थे बेसिकली एन बी हॉल हेड। इन्होंने अनुवाद किया इंग्लिश में। ऐसा ही चलकर मुस्लिम शरीयत में, मुस्लिम कानूनों के अनुसार भी मुस्लिमों को भी ये काम दिया गया और एक कानूनी संहिता बनकर तैयार हो गई। और इस तरह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक रेगुलेटिंग एक्ट बना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ साथ दो और अदालतें बनाई गई, जिसमें एक थी अपीलीय अदालत, ये कलकत्ता में थी, दूसरी थी सदर निज़ाम अदालत। तो इस तरीके की दोनों अदालतें ओपन अप की गई और साथ ही साथ एक कार्यालय भी खोला गया और ये कार्यालय बेसिकली कलेक्टरेट कार्यालय था। मैंने कलेक्टरेट का मतलब मैं पहले से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी ने अपनी फ़ौज में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए। अब कंपनी इतने सारे लोगों के साथ लड़ चुकी थी तो ऑब्वियसली उसने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। तो कंपनी घुड़सवारों से ज़्यादा महत्व देती थी पैदल सेना को। उन्हें लगता था कि पैदल सेना घुड़सवारों से ज़्यादा सक्षम होती है। उन्होंने पैदल सेना पर ज़्यादा ध्यान दिया और साथ ही साथ अपने पैदल सेना को एक अनुशासन में रखा। ना केवल पैदल सेना को अनुशासन में रखा, ज़्यादातर सभी सेनाओं को अनुशासन में रखा। और जो पैदल सेना होती थी वो हथियारों से लैस होती थी। यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि जब अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो रही थी, जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अंग्रेज़ों की जब लड़ाई अफ़गानिस्तान में और अन्य क्षेत्रों में हो रही थी, तो उस टाइम में जो उनके सिपाही थे वो मस्केट और मैचलॉक से पूरा लैस होते थे। मस्केट का मतलब होता है बंदूक, एक ऐसी बंदूक जो तोड़ेदार बंदूक होती है, मतलब जिसको पहले थोड़ा सा हुक लगाते हैं, जिसको तोड़ते हैं, तोड़ना इन द सेंस कि जब वो थोड़ा सा गोली भरने के लिए जब उसको तोड़ा जाता है, तोड़ा जैसा नहीं है मतलब टूटा नहीं है वो, पर उसको इस तरह से गोली भरने के लिए थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है ताकि उसका ऊपरी हिस्सा खुल जाता है, फिर उसके अंदर वो बारूद डाला जाता है और बारूद डालने के बाद मैचलॉक यानी माचिस जलाकर उस बारूद में आग लगाई जाती है, तब वो गोली आगे की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह से कंपनी की फ़ौज में मस्केट और मैचलॉक जैसी चीज़ें आने लगी और साथ ही साथ कंपनी को अब ये विश्वास हो गया कि अगर उसे भारत में अपने शासन को बनाए रखना है, यानी इस उपमहाद्वीप में अपने शासन को बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी सेना को मजबूत करने की ज़रूरत है। इससे पहले अगर हम मुग़ल शासन में देखें तो मुग़ल शासन में सेनाओं में सबसे ज़्यादा घुड़सवार होते थे। पैदल सेनाओं पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था जितनी ज़्यादा घुड़सवार होते थे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो स्थानीय किसान होते थे उनको भर्ती किया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत स्थानीय किसानों को भर्ती किया जाने लगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा और साथ ही साथ जो पैदल सेना थी उस पर बल दिया गया और सेना में एक नया अनुशासन था। यानी यहाँ की जो सेनाएँ थीं वो मुग़ल सेनाओं से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उनका अनुशासन उन सेनाओं के कंपैरेटिवली बहुत अलग था। तो यहाँ पर कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है कंपनी की फ़ौजों के अनुसार।
तो हम यहाँ देख पाते हैं कि ये कुछ ऐसे परिवर्तन थे जो 18वीं शताब्दी में हुए और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ पर मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ और पूछना है या मुझे कुछ सुझाव देने हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हम किसी भी चैप्टर को बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो सीटेड पर्पस से ही है। आगे जब हम और अपने चैप्टर्स बनाएंगे, जब क्लासेस अपलोड करेंगे, तो वो बेसिकली क्लासेस एसएससी की और पीजीटीज़ की होंगी। पीजीटी जो टीचर्स हैं, पीजीटी और टीजीटी टीचर्स, उनकी क्लासेस अपलोडेड होंगी। तो हम आगे वहाँ पर इन्हीं कंटेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।